हेलो भाई, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी टेट के मैथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला पढ़िएगा। क्वेश्चन है 547.527 बटा में दिया 0.0082 का मान x है, तो बताना है 5,47,527 बटा 82 किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड भाई बस रुक जाना। 547, आपको पता है ना, यहाँ पे देखिएगा, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि दशमलव के नीचे क्या लिखते हैं, एक, और जितने पीछे डिजिट होते हैं उतने हम क्या बढ़ा देते हैं, जीरो। यहाँ पे हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे था ये 0.008, तो करेंगे क्या, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने पीछे डिजिट होंगे उतने हम जीरो बढ़ा लेंगे, हो जाएगा। और फिर क्या होता है, जब दशमलव के नीचे 1 लिख लेते हैं और डिजिट बढ़ा लेते हैं 0 0, तो दशमलव क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। दशमलव क्या हो जाता है मेरे भाई, हट जाता है, ठीक है। अब करते हैं इसको हम क्या, सॉल्व करिएगा। तो ये हमारा 7 था। जो सबसे नीचे वाला था वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर। 1000 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे। बस इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हम दूसरे कलर से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 5,47,527 बटा में किससे मल्टीप्लाई होगा, 10,000। तो ये हो जाएगा, सॉरी भाई 10,000 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या था हमारे पास 82, इधर हमारे पास क्या भाई 82 है, ठीक है। देखिएगा ये हमारा हो जाएगा 82 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1000 से। गुणे कर लेते हैं क्या, डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। बटा में कर लेते हैं क्या, 1000 बटे में हम क्या कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं। बस आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा ध्यान से। कट करते हैं यहाँ पे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, बचा क्या हमारे पास 10 बराबर x दिया भाई। इधर भी ध्यान दीजिएगा, ये बराबर किसके चल रहा है, x के। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर किसके चल रहा है, x के। इधर भी हम लिख लेते हैं क्या, बराबर, दूसरे कलर से शो कर देते हैं, बराबर किसके चल रहा है, x के, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, और कुछ कट हो रहा है। और हमें क्या बताना है, 5,47,527, 5,47,527 बटा 82। हमको सिर्फ इतने की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त नीचे, तो कहीं ना कहीं ये किसके बराबर हो जाएगा, x बटा 10 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, x बटा 10। भैया इसको हम लिख सकते हैं ना, x बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है। और तो ये 10 जो है ये कहाँ चला जाएगा, या तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो या इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 10 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो कहीं ना कहीं x बटा 10, 5,47,527 बटा 82 किसके बराबर हो जाएगा, x बटा 10 के किस बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा मेरे भैया, x बटा 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न करिएगा, ठीक है। करिएगा, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, मान लेते हैं वो कोण कौन सा रहा होगा, x था। x का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस x। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण का एंगल कितने का बनाता है, 180 का। फिर कह रहा है उसे कोटिपूरक कोण का कितना गुना है, 3 गुना। आप बताओ कोटिपूरक कोण का एंगल कितना होता है, 90। अगर एक x है तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस x होगा। और क्वेश्चन को फिर अब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि एक कोण का जो संपूरक कोण है ना, उसके कोटिपूरक कोण का कितना गुना है, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इधर क्या करेंगे, बराबर गुणा करेंगे, इधर क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x बराबर किसके, 9 3 27 270, और ये हो जाएगा माइनस 3x। सॉल्व करते हैं, माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x, तो माइनस x में से प्लस 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 270 माइनस 180 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 45 के। तो कहीं ना कहीं वो एंगल कितना रहा होगा, 45 डिग्री का। वो एंगल कितने डिग्री का रहा होगा,
45 डिग्री करा होगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। अगला करिएगा सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है, ठीक है। पार्क के बाहर चारों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा भाई ध्यान से, हम सॉल्व करते हैं। एक फिगर बना देते हैं। एक आयत था, ठीक है, एक कुछ इस टाइप से क्या था, एक आयताकार पार्क था, ठीक है, जो 45 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है भाई? 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। मान लेते हैं 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, ठीक है। फिर से पढ़िएगा। पार्क के बाहर चारों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। पार्क के चारों तरफ क्या है? 2.5 मीटर एक चौड़ा रास्ता है, तो हम चौड़ा रास्ता बना लेते हैं 2.5 मीटर का। तो ये हमारा हो गया 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता, ठीक है। तो कह रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। कहीं ना कहीं हमको ये बताना है, कहीं ना कहीं जो हम ग्रीन ग्रीन दिखा दे रहे हैं, ये गली दिखाई दे रही है ना, इस वाले का एरिया में क्या फाइंड करना है भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले लेंथ कितनी थी? 45, 2.5 इधर बढ़ गई होगी। ध्यान से देखिएगा, 2.5 इधर बढ़ी और 2.5 इधर बढ़ी, तो टोटल देखा जाए तो कितना बढ़ गई? पहले लंबाई 45 थी, 2.5 इधर बढ़ी, 2.5 इधर बढ़ी, तो 5 बढ़ गई। तो 45 से लंबाई कितनी हो गई भैया? 50। लंबाई कितना हो गया? 50। वैसे ही चौड़ाई को देखिएगा, पहले चौड़ाई कितनी थी? 30, तो 2.5 इधर बढ़ गई और 2.5 इधर बढ़ गई, तो 30 थी, तो कहीं ना कहीं कितना हो गई अब? 35। कितना हो गई है? 35। पहले लंबाई 45 थी, अब 50 होगी। पहले चौड़ाई कितनी थी? 30, और अब कितना हो गई? 35। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बड़े वाले एरिया में से अगर हम ये छोटे वाले एरिया को निकाल दें, तो क्या हमारा ये जो छायांकित भाग है वो नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना। बड़े वाले एरिया को हम फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें से हम छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या करेंगे? निकाल लेंगे, तो ये जो हमारी गली है वो आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बड़े वाले एरिया क्या होगा? 50 गुणे 35, तो बड़े वाला एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 गुणे 35 के बराबर होगा। उसमें से माइनस करेंगे क्या? छोटे वाले का, तो 45 गुणे 30। तो फाइंड कर लेते हैं क्या? 45 गुणे 30। सॉल्व करिएगा बस। 25, 5 3 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 1750। 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 1350 हो जाएगा भाई, ठीक है। 1750 से 1350 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। जो ये गली थी ना, ये वाली, ये कितने मीटर स्क्वायर की रही होगी? 400 मीटर स्क्वायर की रही होगी, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण क्या क्या होंगे हमें ये बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भैया? 180। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का सम भी कितना होगा? 180 के बराबर होना चाहिए। तो ऐड कर लेते हैं, रेशियो में तो सब में के साथ हम x का क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बराबर किसके? 180 के। 4 3 7 2 9x, तो 9x बराबर किसके भैया? 180 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 के। x बराबर कितना हो गया? 20 के। हमें 2 3 4 बताना है। रेशियो कौन कौन सा? 2 था, 2 रेशियो था, 3 का रेशियो था, और किसका रेशियो था? 4x। सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रहेंगे, तो 20 दूना के 40, और ये हो जाएगा कितना? 20 3 60, और ये हो जाएगा 20 चौका 80। तो कहीं ना कहीं 40 60 80। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही। आप ऐसे भी कर ले मन में, तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो इनका भी सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 20 दूना के 40, 20 3 60 और 20 चौका 80 भाई, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन हमने सॉल्व भी करके दिखा दिया भाई, ठीक है। अगला करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें ये बताना है भाई, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है, फार्मूला भी आपको पता होगा। फार्मूला क्या होता है? मस गुणे लस। मस गुणे लस बराबर किसके होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वैल्यू ले जाके आप पुट कर दो। महत्तम समापवर्तक कितना गया है?
13 दिया गया है, इसको 13 लिख लेते हैं भाई। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया 13, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया 1989। ठीक है, पहली संख्या हमको पता करनी है, दूसरी संख्या मान लेते थे तो पहली संख्या ये भागे में चली आएगी ना, तो इधर हम कर लेते हैं कि आप पहली संख्या कितनी हो जाएगी 117, कैंसल करते हैं। तेरह एकम 13, 13 नमा 117, फिर इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और 9 एकम 9, तो कहीं ना कहीं दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ चुकी है भैया 221। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ चुकी है 221, ऑप्शन सी में हमारा था 200। क्वेश्चन को भाई कह रहा है आंकड़े दिए गए 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 और 42 का परिसर हमें बताना है। परिसर का मतलब क्या होता है भाई, परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को अगर घटा दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है परिसर होता है। तो अब देखिएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या 42, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी मेरे पास 42, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 15। इन दोनों का क्या कर लेते हैं अंतर कर लेते हैं, तो 42 में से 15 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो कहीं ना कहीं 27। ऑप्शन कौन सा होगा हमारे भाई सी हमारा सही होगा। ठीक है, परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे उसमें से हम कौन सी संख्या घटा देंगे सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 42 माइनस 15 किया तो हमने कितना आ गया मेरे भाई 27 आ गया। ठीक है, अगला करिएगा, कह रहा है 60 बाई 40 गुणे 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम था। ठीक है, इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं, यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है तो हमें ये बताना है। देखिएगा ध्यान से प्रश्न को भाई, कह रहा है एक घनाकार, ऐसे हम बना लेते हैं आपको आपके लिए जिससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक घनाकार कुछ इस टाइप से क्या था घनाकार गोदाम था, कुछ इस टाइप से क्या था गोदाम था। ठीक है, जिसकी लंबाई 60 दी गई थी, लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई देखा जाए तो कितनी दी गई है 40 और ऊंचाई देखा जाए तो कितना दिया गया 30, ऊंचाई मेरे पास कितना दिया गया 30। इस टाइप के क्या है कुछ गोदाम है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, और उसमें कह रहा है कि यदि एक बक्से का आयतन, इसमें क्या है इस गोदाम में हमें क्या रखना है बक्से रखने हैं, और एक बक्से का आयतन कितना दिया गया एक छोटा सा, इसी कुछ इस टाइप का क्या एक छोटा सा मान लेते हैं बक्सा रखना है। इस बड़े वाले गोदाम में ऐसे ही छोटे छोटे हमें क्या रखने हैं बक्से रखने हैं इस गोदाम में। तो ठीक है, कितने बक्से आएंगे, तो छोटे वाले बक्से का आयतन कितना दिया गया 0.8, तो हम पहले पता कर लेते हैं ऐसे ही बड़े वाले बक्से का आयतन। तो बड़े वाले बक्से का आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लेंथ वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी दी गई है भैया 60, चौड़ाई भी कितनी दी गई है 40 और ऊंचाई कितना दिया गया 30। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बड़े एक मिनट फिर से सुनिएगा, बड़े वाले गोदाम का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसमें से छोटे वाले बक्से के वॉल्यूम से अगर हम भाग दे दें तो हमें पता नहीं हो जाएगा कि कितने बक्से इस गोदाम में आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए इस गोदाम में हमें बक्से रखना है तो पहले क्या कर लेते हैं इस वाले का बड़े वाले गोदाम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं छोटे वाले बक्से से क्या कर लेते हैं, छोटे वाले बक्से का जो भी वॉल्यूम आएगा उससे हम क्या कर देते हैं इसमें भाग दे देते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस गोदाम में कितने बक्से आएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व करिएगा, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और जितने डिजिट होते हैं उतने पीछे 0, तो कहीं ना कहीं 10 हो जाएगा नीचे, तो हम 10 को कहाँ भेज देते हैं ऊपर भेज देते हैं और इसको यहाँ से अब हटा लेते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व करिएगा आप, दूसरे कलर से कट कर दे, 8 एकम 8 और 8 पचे 40, ये हो जाएगा 5, तो कहीं ना 5 15 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा भैया 90 आ गया, और कितने 0 1 2 3 पीछे 3 0 लगा लेते हैं, तो 9 के पीछे कितने 0 4 0, उत्तर हमारा कौन सा होगा सी हमारा क्या होगा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा भाई, एक कह रहा है कि 60 गुणे 40 गुणे 30 मीटर माप के एक घनाकार गोदाम था, तो हमने क्या पहले क्या किया कि घनाकार आकार का जो गोदाम था पहले हमने क्या किया उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या इसमें छोटे छोटे बक्से रखे जाने हैं और एक बक्से का वॉल्यूम कितना दिया 0.8,
तो हम क्या करते हैं 0.8 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, जिससे हमें पता हो जाएंगे कि इस गोदाम में कितने बक्से आएंगे। ठीक है, अगला करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है √3 - 1 बटा में √3 + 1 बराबर दिया a + b √3 हो तो a और b का मान क्या होगा, हमें ये बताना है भाई। ठीक है, देखिएगा सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। ये आ जाएगा √3 - 1 और ये दिया नीचे क्या दिया √3 + 1। परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो सिंबल दिया होगा ना प्लस के साथ है, तो हम नीचे ऊपर और नीचे माइनस वाले, या फिर बोल सकते हैं इसकी विपरीत चिन्हों से क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। बराबर किसके दिया है, चलिए लिख ही लेते हैं, a + b √3 के। सॉल्व करते हैं, a - b, तो ये फार्मूला ये किस रूप में चेंज होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो आप करते हैं, ये हो जाएगा √3 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो फार्मूला क्या बन जाता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। बराबर किसके दिया है, a + b √3 के। सॉल्व करिएगा इसको हम भाई, इधर जगह थोड़ा, चलिए इधर कर देते हैं। √3 a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a², मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - b a² + b², तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -2ab, इधर भैया दूसरे कलर से लिख देते हैं, तो -2 √3 × 1 a² + b² -2ab हो गया। बटा में क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 - 2 √3 हो जाएगा। और इसमें से लिख लेते हैं एक बार आपके लिए, 4 - 2 √3 बटा में 2 हो जाएगा। 2 क्या कर लेते हैं इन दोनों में से कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 - √3 बटा में किसके, 2 के, 2 से 2 कैंसल, तो आ क्या गया मेरे पास 2 - √3। मेरे पास क्या आ चुका है भाई, 2 - √3 आ गया। हमारे पास क्या आ चुका है, 2 - √3। इस वाले को हम इससे क्या कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a बराबर देखिएगा, तो a बराबर आपको क्या दिखाई देगा 2, और b बराबर क्या आपको दिखाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या होगा, -1। भैया आगे एक लगा होगा मान लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, एक लगा हुआ है, ऐसे समझो आप, ये आगे क्या है, 1 है। अब देखिएगा a बराबर 2 दिखाई दे रहा है, और b बराबर देखा जाए तो √3 से √3 कैंसिल, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो कहीं ना कहीं a बराबर क्या मिला हमें, 2 के, और b बराबर क्या मिला, -1 के। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा भाई। ठीक है, अगला करिएगा। कह रहा निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें से हमें देखना है कहाँ पे देखो सुनो और समझो का सिद्धांत लागू होगा। प्रदर्शनी में देखिएगा, दिखते भी हैं, सुनते भी हैं कानों से, और समझते भी हैं। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही होगा, जहां पे हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं भाई। ठीक है, अगला करिएगा। कह रहा कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। अच्छा एक बात देखिएगा भाई, अगर आपसे बोल दे कि भैया 5545 लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, 5000 मतलब 1000 के स्थान पे 5000 होगा, सैकड़े के स्थान पे 5 होगा, दहाई के स्थान पे 4 होगा, और इकाई के स्थान पे 5 होगा। तो कहीं ना कहीं हमें किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, 5050 या कोई सा भी अंक लिखना हो तो किस स्थान का हमें जानकारी होना जरूरी है, कहीं ना कहीं स्थानीय मान का जानकारी होना में क्या है, जरूरी होगा, तभी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बच्चे को किस चीज की जानकारी नहीं थी, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं था भाई। ठीक है, अगला करिएगा। कह रहा 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4a², √3/4a², या हम बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, a बराबर कितनी यहाँ दिया गया 20, सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना मेरे भैया, √3/4, साइड हमें कितना दिया गया 20, तो हम कर लेते हैं 20 × 20, सॉल्व करते हैं तो 4 × 5 =
20, तो 5 दूना के 10, 100 हो जाएगा, 100√3। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100√3। उत्तर हमारा कौन सा होगा? 100√3। किसमें है? ऑप्शन बी में हमारा क्या है? 100√3 है भाई। ठीक है, देख लीजिएगा। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? √3/4a²। साइड में दिया था, हमने साइड की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं आप भी। अगला कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। परिधियों का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिएगा, आपको पता है वृत्त की परिधि के अनुपात, परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो एक को मान लेते हैं r1 और दूसरे को मान लेते हैं r2 मान लेते हैं भाई। एक को हम r1 मान लेते हैं, दूसरे को हम क्या मान लेते हैं? चलिए इसको बढ़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको r1 मान लीजिएगा, ये कैपिटल है, ठीक है। ये कैपिटल और ये भी कैपिटल है। 2πr1 बटा में 2πr2 बराबर अनुपात कितना दिया है? 3:1 का। तो हम पहले पता कर लेते हैं क्या? रेडियस। तो 2π से 2π कैंसल, तो r1 अपन r2 बराबर किसके आ चुका है मेरे भैया? 3:1 के। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के πr²। तो r1 का ये स्क्वायर हो जाएगा बटा में पाई r2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं बस। r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो ये हो जाएगा पाई 3 का होल स्क्वायर। r2 मेरे पास कितना भैया? 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, पाई से पाई कैंसल, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो कहीं ना कहीं रेशियो हमारे पास क्या मिला? 9:1। अनुपात कौन सा मिला? 9:1 का मिला भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा। परिधियों का अनुपात दिया था तो हमने परिधि लगा दी फार्मूले पे, सॉल्व किया तो रेडियस आ गई। एरिया निकालने का फार्मूला आप जानते हो, वृत्त के πr² होता, हमने ले जाके वैल्यू पुट कर दिया भैया। ठीक है, अगला करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 6:5:4। ठीक है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है 5328 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, एक घनाभ है, फिगर्स के थ्रू आपको समझा देते हैं। कह रहा है एक घनाभ दिया गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ घनाभ है। दिक्कत हो गया भैया, घनाभ है ना, ये क्या है मेरे पास? घनाभ है, ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा घनाभ है। घनाभ का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ क्या होती है? अलग अलग होती है। रेशियो में दिया 6, तो मान लेते हैं लंबाई 6 हो जाएगी, चौड़ाई कितना हो जाएगी? 5x, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4x, 5x, और ऊंचाई कितना दिया गया? 4x दिया गया। ठीक है, एक घनाभ था जिसकी लंबाई 6x है, चौड़ाई 5x है और ऊंचाई 4x है। ठीक है, तो कह रहे इसकी संपूर्ण पृष्ठ दिया है 5328। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जानते होंगे, जैसे हमने रूम में, ठीक है, इस रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे, साथ ही साथ टॉप और बॉटम का भी एरिया लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए चारों साइडों का, इसको मतलब चारों साइडों का, जैसे रूम में चारों साइडों का एरिया लेंगे, और टॉप और बॉटम का भी हमको क्या लेना होता है? एरिया लेना होता है। तो वो हमारा क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो सॉल्व करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता है? निकालते कैसे हैं? पहले क्या करते हैं? परिधि ले लेते हैं, घनाभ का क्या ले लेते हैं? परिधि ले लेते हैं, और उसमें फिर हम क्या बढ़ा देंगे? हाइट बढ़ा देते हैं। तो ऐसे इसका देखा जाए तो हम मान लेते हैं, हम एक फार्मूला आपके लिए लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आपको क्लियर भी हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ बराबर किसके? करते क्या है? 2x + y। ये हमारा रहा परिधि रूम का, चारों रूम की परिधि, उसमें हमने हाइट की गुणा कर दी, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका हमारे पास। बचा क्या? टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम का भी निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर का हो जाए, ऊपर का होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और नीचे का भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? 2xy। कितना हो जाएगा भैया? 2xy हो जाएगा। ठीक है, 2xy हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं बस। ये रहा हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फार्मूला, वैल्यू पुट कर दिए थे। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है? 5328 बराबर किसके दिया है? 2 x हम मान लेते हैं लंबाई को, तो ये हो जाएगा 6x,
चौड़ाई कितना दिया गया है 5x और ऊंचाई कितनी दी गई है 4x बड़ा प्लस बी में क्या दिया गया 2xy। तो कर लेते हैं यहाँ पे 2x की जगह हम लिख लेते हैं 6x और y की जगह लिख लेते हैं क्या भैया 5x। थोड़ा नीचे हो गया समझ जाइएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5328 बराबर 6 5 11 चौको 44 दूना के 88। तो ये हो जाएगा 88x, ठीक है भाई, x स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और इसको लिखते हैं प्लस 5 6 के 30 30 दूना के 60। तो ये हो जाएगा 60x स्क्वायर। 88 जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8 6 14 148x स्क्वायर। तो 148x स्क्वायर बराबर किसके 5328 के 5300 क्या बताए भाई, एक सेकंड रुक जाइएगा, 5328 के बराबर हो गया, ठीक है। 148x बराबर 5328। तो 148x स्क्वायर बराबर भैया 148x स्क्वायर बराबर किसके दिया गया 5328 के। हमें निकालना है क्या x की वैल्यू निकालना है। कहाँ पे सॉल्व करें भाई, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, इतने में हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इतने में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। यहाँ से हम कट करें, किससे कट किया जाए 2 से ही कट करते हैं, 4 से कट कर लो आप। 4 चौका 4 के 12 और वो हो जाएगा 4 7 28 37x स्क्वायर, ठीक है। इसको कट करते तो कितना होगा 4 एकम 4 4 3 12 4 3 12 और 4 दूना के 8। तो कहीं ना कहीं 37x बराबर किसके 1332 के। ये हो जाएगा हमारा 37x स्क्वायर। 37x स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 1332। कितना आ चुका है मेरे भैया 1332 आ चुका है, ठीक है। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1332 बटा में कितना 37। ये इसका कितना गुना हो जाएगा भाई 36 के करीब 36। ये किसके बराबर हो जाएगा 36। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो x स्क्वायर बराबर 36 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ चुका है मेरे भाई 6। x बराबर कितना आ चुका है 6। हमें रेशियो पूछा था तो लंबाई चौड़ाई x बराबर 6 के तो 6 6 का 36 6 5 30 और 6 चौका 24। तो ऑप्शन कौन सा होगा 36 30 24 36 30 और 24। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला देखिएगा कह रहा है 0.125 तो पूरे पे होल पावर दिया है 2/3 का मान क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं 125 को हम लिख सकते 2/3। 125 देखा जाए तो किस 0.125 देखा जाए तो किसका क्यूब होगा 0.5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 0.125 आएगा और उस पे भी पावर क्या दिया था 2/3। 3 से 3 कैंसिल तो ये हो जाएगा 0.5 का क्या होल स्क्वायर और 0.5 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कहीं ना कहीं 2 अंकों के बाद 0 तो ये हो जाएगा 0.25। कितना आ जाएगा भैया 0.25 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही होगा भाई, ठीक है। अगला करिएगा कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें ये बताना था, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले सेलिंग प्राइस मान लेते शुरू में एक एसपी मान लो, ठीक है। एसपी में से हमने सीबी घटाया तो हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा भाई, ठीक है। इतना हो गया। कह रहे यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए पहले 1 ये सबको 1 मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो मान लेते पहले 1 गुना था अब कितना कर दिया गया है 2 गुना मान लेते हैं। इसको देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जाता है 3 गुना। तो सीपी वही रही होगी, सीपी कितना रहा होगा वही रहा होगा और लाभ कितना हो गया 3 गुना हो गया, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा भैया कितना 2 सेलिंग प्राइस माइनस 1 सीपी बराबर क्या कर दें पी के जगह इसकी वैल्यू क्या करते हैं ले जाके पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और पी के जगह क्या है हमारे पास एसपी माइनस सीपी, ठीक है भाई। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं
इसको देखिएगा, सॉल्व कर देते हैं इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3sp माइनस 3cp, इसको एक लाइन लिख दें कि रहने देते हैं, देखिएगा समझिएगा। ये हो जाएगा 3sp और ये इधर 2sp, 3s लिख देते हैं भैया। ये हो जाएगा 2sp माइनस cp बराबर किसके हो जाएगा 3sp माइनस 3cp होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 3cp है भाई, अगर इधर किया जाए तो प्लस 3cp हो जाएगा, माइनस 3cp को इधर किया जाएगा तो प्लस 3cp, प्लस 3cp में से माइनस cp घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा भैया 2cp, कितना आ जाएगा भाई 2cp आएगा, ठीक है। बराबर कर लेते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, ये 3sp था और ये 2sp था, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 3sp में से 2sp घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 1sp, कितना आ जाएगा भाई 1sp। cp और sp का हम यहाँ से रेशियो पता कर लेते हैं, ये cp है इधर भेजेंगे तो sp आ जाएगा, तो ये जाएगा 1:2। तो एक की चीज खरीद के हमने कितने में बेच दी, 2 का, एक का खरीदा था 2 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, किस पे हुआ 1 पे, cp पे ही, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा भैया, लाभ कितने का हमें मिला 100% का, लाभ कितने का मिला मेरे भैया 100% का। तो देखा जाए तो लाभ हमारे पास कितने का मिलेगा 100, ये परसेंटेज में सारे रहेंगे भाई, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया, समझ जाइएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला करिएगा। कह रहा है संलग्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। कि ए की जगह कौन सी वैल्यू रही होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज या कोई सा भी त्रिभुज अगर एंगल बाइसेक्टर के द्वारा केंद्र पर बने कोण, ठीक है, शीर्ष पर बने कोण का क्या होता है 90 प्लस a/2 होता है, कितना होता है 90 प्लस a/2 होता है, ठीक है। केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 प्लस a/2 के क्या होता है बराबर होता है, कब, यदि वो एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बने हो तब। तो कर लेते हैं, बराबर किसने दिया है 108 के, केंद्र पर कोण कितना बनना चाहिए 90 प्लस a/2 और दिया कितना 108, सॉल्व कर दूंगा भैया, तो ये जाएगा 90 प्लस 1 सेकेंड, चलिए देखिएगा, तो 90 में से 108 घटा दे तो कितना हो जाएगा a/2 बराबर किसके हो जाएगा, घटा दे 108 तो ये हो जाएगा 18 के, तो a बराबर कितना हो जाएगा, दूना गुणा करें तो a बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा भैया 36 आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, या तो फिर एक दूसरे रूल से भी समझा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला रूल भी देख सकते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा एक चीज, पहले इस वाले त्रिभुज को देखिएगा, इस वाले हमने जो त्रिभुज बनाया इस वाले त्रिभुज को हम पहले सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भैया 180, तो कहीं ना कहीं x प्लस y प्लस 108 बराबर किसके होना चाहिए 180 के होना चाहिए था, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आ जाएगा आप बताओ, 180 में से घटा देंगे 108 तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 72, तो x और y का सम किसके बराबर आना चाहिए 72 के, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब आते हैं हम किस वाले बड़े वाले त्रिभुज को, ध्यान से देखिएगा। तो वैसे ही देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा 180, तो इसको भी हम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना भैया a, इसको इस वाले एंगल को देखिए तो ये हो जाएगा x तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 2x, और ऐसे इसको देखा जाए तो y/2y बराबर किसके होना चाहिए 180 के, ए रहने देते हैं, इन दोनों में 2 का मान कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना भैया x प्लस वाई बराबर किसके 180 के। आपको पता है यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पहले हमारे पास कितना आ चुकी है 72, बस यहाँ पे ले जाकर रख देंगे तो 72 दूना की कितना हो जाएगा 144 बराबर किसके 180 के, तो a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 36, फिर भी कितना आएगा भैया 36 आएगा। आप कैसे भी सॉल्व करिएगा आंसर क्या होगा हमारा एक ही आएगा भाई, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कुछ विधि से भी कर सकते हैं, या आपको ना पता हो तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या होगी हमें ये बताना था, ठीक है। जैसे समझिएगा एक वृत्त था, ठीक है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कह रहा एक सेंटर दिया था, ऐसे ऐसे आप मानिएगा इस सेंटर में, ठीक है। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, वृत्त की एक जीवा है
जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और त्रिज्या दी गई है कितना, 10। तो ये यहाँ से सेंटर से परिधि तक को जाने वाली लाइन क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये कितना दिया गया है भैया, दिया गया है 10। तो ये 6 या 10 है, तो ये जाहिर सी बात है कितना रहा होगा, 8 ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, हमने ट्रिपलेट बताया हुआ, ठीक है। या तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, या तो ऐसे भी करो। आपको पता है कि सेंटर से कोई लाइन अगर जीवा पर जाती है तो वो क्या बनाती है, लंब होती है। वो क्या होती है मेरे भैया, लंब होती है। तो इसके जस्ट सामने ये क्या होता है, कर्ण। और वो आपको पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के इक्वल होना चाहिए। कर्ण कितना दिया था, 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया था, 6 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना था, 10 दा पे 100 और 6 छया का 36 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6 का है ना, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 64। एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8। तो वही हमने लिखा क्या, ये वाला साइड इतनी दूर, ये कितना होगा 8। तो ये भी कितना होगा मेरे भैया, 8 ही होगा। क्यों, आपको पता होगा कि सेंटर से अगर कोई जीवा पर कोई लाइन खींची जाए और वो लंब है, तो वो जान लीजिएगा कि वो जीवा को कितने बराबर भागों में बांटती है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। तो देखा जाए तो टोटल जीवा की लंबाई कितना आ गई भैया, 16 सेंटीमीटर। टोटल देखा जाए तो जीवा की लंबाई कितना आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र से अगर कोई भी लाइन, ठीक है, जीवा पर परपेंडिकुलर या फिर बोल सकते हैं लंबवत पड़े तो समझ जाइएगा वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। तो और 8 कितना हो जाएगा, 16। तो कहीं ना कहीं जीवा की लंबाई कितना आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, कह रहा है 10 लड़कियों की ऊंचाई इतना 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 दिया गया। तो ठीक है, लड़कियों की माध्य बताना, हमें क्या बताना है, लड़कियों का माध्य बताना है। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है मेरे भैया किससे, औसत से। और औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है भैया, औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटा में किस, बटा में कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा में किस, क्या, कुल संख्या। औसत निकालने का फार्मूला आता है। सभी संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं भैया। ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 5 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42, 42 और में 6 जोड़ेंगे तो 48 और 49, 50 और 1 51। कैरी कितना हुआ भैया, 5 हमारे पास, ठीक है। 4 4 8 3 11, 11 5 16, 2 18 और 3 21 और 4 25, 4 29, 5 34 और 3 37, 34 और 3 कहीं पे गड़बड़ हुआ भैया, 5 कैरी था, ठीक है। 4 4 8 3 11, 5 16, 2 18, 3 21 और 4 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, और 34 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 37, और 37 में 5 जोड़े तो 42 को 2, कैरी कितना हुआ भैया 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, तो कितना आ गया 1421। कुल संख्याएं कितनी है, 4 4 8 और 2 10। कुल संख्याएं कितनी है 10। तो कुल संख्याओं का योग 1421 बटा में 10, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से कम में 10, 10 चौका 40, 10 दूना के 20, 10 लगा 0 बटे 10 से कम 10। तो कहीं ना कहीं औसत कितना निकल के आ गया 142.1, 142.1, ठीक है भाई, कर लीजिएगा, ठीक है। सबको जोड़कर टोटल कुल कितनी संख्याएं थी उससे हमें क्या करना था, भाग देना था, ठीक है। अगला करिएगा, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है, ठीक है भाई। देखिएगा, कोई धन था, मान लेते हैं वो धन 1 रुपया मान लेते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में क्या हो जाती है, 2 गुना। 1 से कितना हो गई 2 हो गई, 1 से कितना हो गई 2। हमारे पास स्टार्टिंग में वो क्या रही होगी, मूलधन रहा होगा। ये हमारा क्या बन चुका है, मिश्र धन। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है भैया, मिश्र धन। तो अब बताओ ब्याज कितने का मिला, ब्याज हमें मिला कितना 1 रुपए का मिला, ठीक है। हो जाता तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए से 2 रुपया हुआ तो ब्याज कितने का मिला हमें 1 रुपए का। तो ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन 1 था,
रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। टाइम कितना दिया, 8 वर्ष बटा में 100। कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, देखिएगा हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना के 16 और 8 पचे 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ चुका है मेरे भैया, 12.5%। 12.5%। तो कह रहा है वही धन 4 गुना होने में कितना समय लेगा, उसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। कहीं ना कहीं 1 से कितना करना है हमें, 4 करना है। तो ब्याज कितने का मिलेगा, 3 का। तो ब्याज बड़ा फार्मूला क्या था, मूलधन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ चुका है 12.5। समय हमें बताना है, बटा में 100 करते हैं। सॉल्व करिएगा भैया, तो ये हो जाएगा, कुछ कट रहा है, दशमलव के नीचे 1 कर लेते हैं और जितने अंक होते हैं 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, गुणे 10 कर लेते हैं और यहाँ से हम दशमलव को क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब काटिएगा, कुछ कट हो रहा है, देखिएगा कट करते हैं। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24। तो कितने वर्षों में, 24 वर्षों में। कितने वर्ष लगेंगे, 1 से 4 होने में कितने समय लग जाएंगे भैया, 24 वर्ष लग जाएंगे। 1 से 4 होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, 24 वर्ष लग जाएंगे भाई, ठीक है। अगला कह रहा है 2.5 माइनस इतना बटे में, ठीक है। वैल्यू इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा भाई कैसे, 0.75 में 0.5 जीरो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा मेरा कितना भैया, ये हो जाएगा 7 5 5 5 10 कुछ चलिएगा ये 5, ये हो जाएगा 0 और 5 में 7 ऐड करेंगे 5 और 1 सेकेंड भैया, देखिए आप ऐसे ही ऐड कर लो डायरेक्ट। 75 में 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 125। तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, 1.25। कितना हो जाएगा भैया, 1.25, ठीक है। 1.25 में हम 2.5 में भाग दें, 2.5 में 1.25 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। तो कहीं ना कहीं इसको हमने सॉल्व किया तो मेरे भाई कितना आ चुका है, 2। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हम ऐड किए तो कितना आया, 1.25 और 1.25 में जब 2.5 में भाग देंगे या फिर ऐसे समझिएगा 1.25 का 2 करेंगे तो कितना आता है, 2.5 होता है भैया। तो कहीं ना कहीं इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया मेरे पास, 2.5 आ चुका है, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व किए तो कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। और 2 में 325 नहीं होगा भैया, ये 3.25 होगा। इसको आप देखिएगा, ये हमारा क्या होगा, 3.25 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए 3.25 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, 1 बटा में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.25 आ जाएगा। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने अंक होते हैं 0। तो कहीं ना कहीं नीचे क्या आएगा, 100 पर क्या कर देते हैं आप, 100 बटा में किसके, 125 के। काटिएगा, कुछ कटपीट हो रहा है, 25 चौका 100 और 25 पचे 125। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देते हैं 0.8 आ जाएगा, ठीक है। और 2.5 में से 0.8 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 दशमलव और ये हो जाएगा 1। तो कहीं ना कहीं 1.70, कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 1.70 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, हमें ये बताना है। लघुत्तम समापवर्तक बताना है। आपको पता है जब फ्रिक्शन में दिया हो, लसा पूछा है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, अंश का क्या कर देते हैं लसा और हर का क्या कर देते हैं मसा। तो 3 और 2 का लसा करेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 और 4 का मसा करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 6/1 ऑप्शन क्या होगा, डी होगा भैया। जब भिन्न में दिया हो तो हम क्या कर रहे हैं, अंश का क्या कर देते हैं लसा, अंश का क्या करते हैं लसा और हर का क्या कर देते हैं मसा, हर का क्या कर देते हैं भाई मसा, ठीक है। 3 और 4 का 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है और 3 और 4 का एचसीएफ कितना आता है 6 और 6/1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6/1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, अगला करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग दिया है 44 वर्ष। तो 8 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। समझ जाइएगा डायरेक्ट, इन दोनों का सम कितना दिया है 11। तो 6 5 11 यूनिट या 11 x बराबर किसके 44 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 के। x बराबर कितना हो जाएगा 4। हमें पूछा है क्या
तो पहले पता कर लेते हैं इनका अनुपात। तो कहीं ना कहीं 11 4 6 का 24, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 24 वर्ष का, और ये हो जाएगा कितना 5 चौक का 20 वर्ष का। ठीक है, ए कितने साल का होगा 24, बी कितने वर्ष का रहा होगा 20, तो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हमें बताना है। तो 8 साल पता कर लेते हैं, 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको हम इधर लिख लेते हैं। 24 में अगर हम 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 32, वैसे 20 में हम 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 28। इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो बताना है। 32 और 28 का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है भाई, देखिएगा तो 4/32 और 4 सत्ते 28, तो 8:7। इन दोनों का अनुपात कितना है भाई 8:7 का। इनका अनुपात क्या आया 8:7 का। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा भाई। ठीक है, अगला करिएगा। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश के 20% यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान क्या होगा, डायरेक्ट करिएगा। कैसे देखिएगा, कह रहा कोई भिन्न था तो मान लेते वो भिन्न x/y रहा होगा। कह रहा भिन्न के अंश में क्या कर दिया 20% कम कर दिया। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20% कम, तो कहीं ना कहीं कितना हो चुकी होगी वो 80%। ठीक है, अगला कह रहा क्या, हर में कितने की वृद्धि कर दी गई 10, तो कहीं ना कहीं कितना हो गया 110%। बराबर किसके दिया है 16/55 की। किसके दिया गया, बराबर किसके दिया गया 16/55 की। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 8 गुना के 16 और 11×5 55, तो x/y बराबर कितना आ चुका है 2/5। कहीं ना कहीं वो भिन्न कितना रही होगी 2/5 रही होगी। वो भिन्न कौन सा रहा होगा 2/5 रहा होगा भाई। ठीक है, अगला कह रहा -3/√3 - √2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इस वाले संख्या में इस वाले संख्या में इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए किससे गुणा कर दिया जाए कि वैल्यू क्या हो जाए 1 आ जाए। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाए 1 आ जाए। ठीक है, अब देखिए माइनस है, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा भैया। कह रहा है कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वैल्यू क्या आ जाए 1। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि वैल्यू क्या होना चाहिए 1 आनी चाहिए। अब बताइए माइनस है, अगर अगली संख्या माइनस वाला ये होगी तभी तो गुणा करने पे 1 आएगा। आप देखिएगा किस किस में माइनस है, और सिर्फ एक ही में माइनस है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही होगा। ऑप्शन बी ही हमारा क्या है सही होगा। ना समझ में आए तो देखिएगा, पहले हम इसका क्या कर लेते हैं परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो परिमेयकरण इसका ये हो जाएगा -3 कितना दिया √3 - √2। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे रूल से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी सिंबल दिया उसके विपरीत चिन्हों से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + √2 और ये हो जाएगा क्या √3 + √2। सॉल्व करिएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा क्या √3 + √2 हो जाएगा भाई। इसको देखते हैं, ये होगा a + b, ये रहा a + b और ये रहा मेरे पास a - b। फार्मूला क्या होता है a² - b²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो कहीं ना ऊपर क्या बचा मेरे पास -3 और ब्रैकेट में क्या बचा √3 और क्या बचा √2 और नीचे क्या बचा मेरे पास 1। ठीक है, हाँ इसको हमने जब सॉल्व किया इस वाले पार्ट को हमारे पास कितना आया -3 ब्रैकेट में √3 + √2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस वाले सिंबल में, इसको देखिए इसमें किससे गुणा कर दिया जाए कि वैल्यू 1 हो जाए। इससे गुणा कर नहीं पाएंगे, इस वाले को देखिएगा अगर इससे हम गुणा कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं -1 में क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या √3 - √2। ध्यान से देखिएगा, कट करते हैं इस वाले पार्ट से ये वाला कैंसल। ठीक है, पूरा पार्ट ये पूरे पार्ट से कैंसल, माइनस इसमें माइनस था ना, हाँ ठीक है, माइनस का पूरा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और एक एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। हमने बताया गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि इस वाले पार्ट में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वैल्यू 1 आ जाए। या तो आप ऑप्शन से करिए या तो इतना बड़ा सॉल्व करिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करिएगा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज दिया गया ABC में यदि AD BC पर क्या लंब है
तब कौन सा इन चारों में से सही होगा हमें ये बताना है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समझिएगा भैया। समबाहु त्रिभुज में इसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इनके सॉरी तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन, यदि एडी, इसको हम मान लेते ए बी और सी, कह रहा है एडी क्या है, बीसी पर क्या लंब है, एडी हमारा क्या है, बीसी पर क्या है लंब है, यहाँ पे क्या है लंब है। आपको पता होगा कि एक समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोई रेखा खींची जाए तो वो क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर बांटों में बांट देती है। वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और साथ ही साथ उस पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, यही हमारा शीर्ष लंब होगा, यही हमारा लंब केंद्र भी होगा। ठीक है, कब, जब समबाहु त्रिभुज की बात करें तब। अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, कह रहा है कि ए बी, सब में ए बी है और सब में क्या ए डी, कहीं ना कहीं ए बी और ए डी में क्या हमें रिलेशन बताना। ये हमारा क्या है, डी है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, या इसको ही ले लेते हैं, ये हमारा 90 है तो 90 के जस्ट सामने क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कण, ये हमारा क्या हो जाएगा कण। इसको हम मान लेते हैं लंब और इसे हम क्या मान लेते हैं भैया, आधार मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो कण बराबर फार्मूला क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, लंब का, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार को देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, अगर देखिएगा बीडी को हम सिर्फ लेंगे, आधार हम किसको ले रहे हैं अभी, बीडी को ही। अभी फिलहाल समझिएगा, हम इस वाले पार्ट को हमने आधार माना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर किसका, ए डी का होल स्क्वायर, और रिलेशन किसमें, ए बी ए डी, बी डी को हटाना है। ठीक है भैया, हमें बी डी को क्या करना है, हटाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये पूरा त्रिभुज कैसा था, समबाहु त्रिभुज था, अगर ये टोटल पार्ट मान लेते हैं, ये टोटल 4 है, ये टोटल भुजाएं कितनी है इसकी 4 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 2, ये पार्ट कितना होगा 2, और ये भी पार्ट कितना रहा होगा 2। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ए बी का आधा होगा दीदी, अगर टोटल 4 है तो ये कितना होगा 2, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ए बी का आधा होगा बी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2, और इस पूरे का फिर हम क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास भैया, भी हम ए बी स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर बराबर एक और कुछ, चलिए सॉल्व कर ले। तो ये हो जाएगा क्या, ए बी का होल स्क्वायर बराबर किस बटा में 4, ये हो जाएगा प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर बटा में 4 बराबर किसके, ए डी का होल स्क्वायर के। इसमें थोड़ा देखिएगा, ये यहाँ से मिक्स मत कर लीजिएगा भैया, इस वाले पार्ट को हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 ये इसको नीचे मान लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर में से माइनस ab स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर बटा में कितना 4 बराबर किसके, ad का होल स्क्वायर की। और इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए ऊपर, 3ab स्क्वायर बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4ad स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं 3ab स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 4ad स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला करिएगा, कह रहा निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करना, पैटर्न को देखकर हमें बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक कितनी बार है, एक बार है तो लिख दिया गया एक, एक कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है तो 1 2 लिखा गया, फिर जस्ट उसका उल्टा कर दिया गया। फिर इसको देखे 1 2 3 तो हमने एक देखिएगा कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 ये लिखा गया 1 2 3, फिर कितनी बार उल्टा करना है 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 2 1, या फिर ऐसे भी 1 2 3, तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, कहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब में है। ठीक है, फिर उसका जस्ट क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट अंत हुआ था वही से हम क्या कर देंगे, उल्टा रिपीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, फिर हम क्या करते हैं उल्टा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 और 1, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, उत्तर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। अगला करिएगा,
करेक्ट। गणित की प्रकृति कैसी होती है हमें ये बताना है। सजावटी होती है? नहीं भैया। कठिन होता है गणित? नहीं। सामान्य के लिए? नहीं। गणित कैसी होती है? तार्किक होती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। अगला, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। उसको क्या करना है? बच्चों को भिन्न के बारे में बताना है। तो वो किस हिसाब से बताएगा पूछा गया, ठीक है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हर का पहचान कराकर? नहीं। एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर? नहीं। भिन्नों को a बटा b के रूप में लिख कर? नहीं। कह रहा उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों को पहचान कराकर। हाँ, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। जैसे देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ कोई चीज सॉल्व करना, जैसे आपको एक रोटी के बारे, एक रोटी को हम कितने पार्ट में तो ब्रेक कर लेते हैं? 4 पार्ट में से। और हम बोले बच्चे से कि छोटू तुम एक पार्ट खा जाओ, तो वो क्या करेगा? तो पूछा जाएगा उससे, टोटल रोटी के हमने 4 टुकड़े किए, उसमें से उसने एक टुकड़ा खा लिया, तो उससे पूछा जाए कि टोटल टुकड़े कितने थे? 4, जिसमें से तुम कितने खा गए? 1, तो बचा कितना? 3। तो वो बता सकता है क्या? 4 में से हमने 1 खा लिया तो बचा कितना? 3। तो इस तरह से हम बच्चों को भिन्न का मीनिंग समझा सकते हैं भाई, ठीक है। प्लीज आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें भाई, ठीक है। धन्यवाद। 1 सेकेंड भाई, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक वर्ग का परिमाप दिया है कितना? 4a + 1 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग था, ठीक है। मान लेते हैं वर्ग की चारों साइडें क्या होती है? बराबर होती है, तो इसको हम सारे को हम क्या ले लेते हैं? x मान लेते हैं भाई, ठीक है। दिया परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो x सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। और 4x बराबर कितना दिया भैया? 4a + 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 4x। इसमें से 4 कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा कितना? a + 2। 4 से 4 कैंसल, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? a + 2 आ चुका। x बराबर कितना आ चुका हमारे पास? a + 2। क्षेत्रफल निकालना है, और आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? भुज साइड का क्या कर लेते हैं हम? स्क्वायर। साइड का हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। साइड हमारे पास कितना आ चुकी है? a + 2। इनका हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। तो साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? a² + b² + 2a × b। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 2 दूना के 4 चौका। अरे यार वॉइस 1 सेकंड, ये बूढ़े में नहीं है ना। चलिएगा देखिए, ये हो जाएगा a² + 4 + 2ab ना 2ab, 2 दूना के 4 है, तो कहीं ना कहीं उत्तर क्या होगा हमारा? a² + 4a + 4, a² + 4a + 4। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा भाई? सही होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। फार्मूला होता है ना a² + b² + 2ab का, तो a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 2, ये हो जाएगा फार्मूले का 2a और b का मान 2, सबको हल कर ले तो ये a², ये हो जाएगा +4 और 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 4 है। तो उत्तर क्या होगा? a² + 4a + 4 होगा भाई, ठीक है। अगला करिएगा, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। अब परासी नहीं होता, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर फार्मूला होता है हमारा क्या? बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका। फार्मूला क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। फार्मूला क्या होता है भैया? 3 माध्यिका -2 माध्य। इसमें देखिएगा, इसमें क्या क्या शामिल है? बहुलक भी शामिल है, माध्यिका भी शामिल है और माध्य भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए बहुलक, माध्यिका और माध्य का यूज होता है। तो यूज किसका नहीं होगा? सिर्फ परास का यूज नहीं होता है भाई, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।